नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल अरेस्ट का झांसा हुआ फेल, बैंक और साइबर पुलिस की सतर्कता से बड़ी रकम बची। वाराणसी में सुरक्षा हुई सख्त, डीआईजी की अगुवाई में दाल मंडी चौक क्षेत्र का हुआ निरीक्षण। गुदौलिया मार्ग बंद करने पर व्यापारियों का विरोध हुआ तेज, दशाश्वमेध व्यापार मंडल की बैठक में उठाई गई आवाज। और बीएचयू में ओपीडी शुल्क वृद्धि पर एनएसयूआई ने जताया विरोध, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। डिजिटल अरेस्ट का झांसा फेल हुआ, बैंक और साइबर पुलिस की सतर्कता से बड़ी रकम बचाई गई। साइबर फ्रॉड के प्रति बढ़ती जागरूकता और सतर्कता का बड़ा असर वाराणसी में एक बड़े ठगी प्रयास को विफल करने में दिखाई दिया। शहर के एचडीएफसी बैंक की आर्य महिला ब्रांच में एक बुजुर्ग ग्राहक के 39 लाख रुपए साइबर ठगी से बचा लिए गए। जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 39 लाख रुपए ट्रांसफर करने की मांग की थी। घबराए हुए बुजुर्ग सीधे बैंक पहुंचे और खाते से भारी रकम ट्रांसफर करने का आवेदन दिया। बैंक कर्मियों को जब उनकी बात और स्थिति संदिग्ध लगी तो उन्होंने तुरंत मामले की सूचना साइबर पुलिस को दी। साइबर क्राइम टीम ने मौके पर ऑनलाइन काउंसलिंग कर बुजुर्ग को समझाया। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाए गए थे। साइबर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जागरूक बैंक स्टाफ की सतर्कता से बुजुर्ग के लाखों रुपए सुरक्षित बचा लिए गए। जी देखिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय के जो एक साइबर क्राइम के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में सीपी महोदय के निर्देशन में और डीसीपी क्राइम और एडीसीपी साइबर क्राइम मैडम के निर्देशन अनुसार एक साइबर सेल और एचडीएफसी बैंक द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में एक घटना को अंजाम होने से बचाया है। अक्सर हम सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में इतने बड़ी बड़ी राशि लोगों ने खो दी है, लेकिन इस वाक्य में करीब 39 लाख रुपए ज्वाइंट एफर्ट से एक व्यक्ति के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे गवर्नमेंट कंपनी से, गवर्नमेंट की एक अच्छी शाखा से, वहां से उनको बचाया गया। ये घटना 7 नवंबर की है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे दौरा लगा था। उसी दौरान एक व्यक्ति जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वो एचडीएफसी आर्य महिला ब्रांच में जाते हैं और वहां पे 39 लाख रुपए का विड्रॉल या कैश अमाउंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट प्रपोज करते हैं। तो क्योंकि वो रिटायर्ड थे और काफी एजेड थे, तो हमारे जो बैंक मैनेजर थी स्नेहा जी और उनकी टीम ने इसको सस्पिशियस, उनको लगा ये ट्रांजैक्शन शायद सस्पिशियस है, तो उन्होंने तुरंत उनको इन्फॉर्म किया, अवेयर करना चाहा साइबर फ्रॉड्स के बारे में, लेकिन वो शायद इतने डरे सहमे थे कि कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। इस चीज पे जब उन्होंने ज्यादा जोर देना चाहा कि सर क्यों आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है, तो वो नहीं बता रहे थे, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जा रहे थे। तो इसी के चलते उन्होंने साइबर सेल वाराणसी को इस चीज की सूचना दी, जहाँ पे हमारे जो ऑफिसर हैं विराट सिंह, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लेते हुए तत्काल उनसे बात करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतने डरे समय या किसी प्रभाव में थे कि उन्होंने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो उन्होंने तत्काल मुझे सूचना दी। मैं भी पीएम ड्यूटी में लगा होता, तो हम लोगों ने वीडियो कॉल के थ्रू उनसे कनेक्ट किया। वीडियो कॉल के थ्रू मैंने भी उनसे वार्ता करी, करीब 30 से 40 मिनट हमारी उनसे वार्ता चली। वो भी हमारी बात भी नहीं सुनने को तैयार थे, शायद काफी ज्यादा ही साइकोलॉजिकली उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया था, तो कुछ शेयर करने को तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने उनसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस किए ताकि रेजिस्टेंस उनसे तरफ से कम रहे, हाँ या ना वाले। हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे उनसे कि क्या जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारा एक फॉर्मेट है क्वेश्चंस का जो हमने बैंक के साथ शेयर किया, उसी फॉर्मेट पे हम लोग जो भी एक अनयूजुअल अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उस पर हम क्वेश्चन तैयार करके उनसे पूछा जाता है। हमने पूछा कि जिस अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहे हैं क्या वो पहली बार कर रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं क्या उस व्यक्ति को जानते हैं, उन्होंने ना में जवाब दिया। फिर हम लोगों का सस्पिशियस और गहरा हुआ, तो हमारी ब्रांच मैनेजर मैडम से बात हुई, तो उन्होंने उससे लास्ट डायल जो नंबर है उन्होंने वो उपलब्ध कराया। तो ऑसिम टूल से हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करते हुए पता लगाया कि उस नंबर पे जो व्हाट्सएप डीपी लगी है वो दिल्ली पुलिस की डीपी लगी हुई है। तो यहाँ से हमारा शक जो है और बिल्कुल पक्का हो गया कि ये किसी डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में शायद ये फंस गए हैं। तो काफी देर तक वार्ता करने के बाद हम लोगों ने लास्ट में इनसे ये कहा कि सर प्लीज आप हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी घर वाले से राय ले लीजिए। तो उस पर उनकी सहमति बन गई और वो वहां से वापस चले गए।
तो आज कुछ 2-3 दिन पहले वो वापस आए और जब उन्होंने राय मशवरा लिया अपने फैमिली से, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ वो एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में फंस गए थे, और पुलिस को आके, बैंक कर्मचारी को आके उन्होंने काफी धन्यवाद दिया। और वो काफी अप्रिशिएटिव थे उनके वर्ड से कि उनकी जो जमा पूंजी थी, तो रिटायर्ड का जो फंड है, रिटायर्ड पेंशन फंड था, वो होने से बच गई। तो ये पूरा वाक्य था, ये पूरी घटना। तो ये घटना हमारी 7 नवंबर की है, जिस दिन हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन अंकल आंटी हमारी ब्रांच में आते हैं और एक बड़ी रकम की राशि को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करते हैं। और जब हम लोगों ने ये देखा कि वो अमाउंट काफ़ी बड़ा है, और हम लोगों ने उनसे बोला कि इन्फॉर्मेशन लेना चाहा कि आप कहाँ ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्होंने कुछ आस्था दिखाई, और उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि वो बहुत घबराए हुए और डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो हम लोगों ने बिना देरी किए हुए अपने सीनियर को कॉल किया, इन्फॉर्म किया। हमारे सीनियर ने साइबर सेल को इन्फॉर्म किया, और साइबर सेल से विराट सिंह जी ने 2 ऑफिशियल को भेजा। और उस दिन क्योंकि पीएम सर की विजिट भी थी, तो हमारे एसीपी सर पीएम फ्लीट में विजिट थे। उसके बावजूद उन्होंने वीडियो कॉल पर उन्हें आधे घंटे तक समझाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये साइबर फ्रॉड है कि नहीं। फिर हम लोगों ने उन्हें फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया, और फैमिली मेम्बर्स के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और तब हम लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई षड्यंत्र और जालसाजी में फंसे हुए हैं। फिर साइबर सेल के हेल्प के तहत हम लोग फिर ये बड़ा साइबर फ्रॉड रोक पाए। मैम, कभी कभी ये देखा जाता है कि साइबर सेल जो होता है वो बैंक के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉडगिरी करते हैं, तो आप लोग उनके लिए किस तरह से रोकने में कामयाब? जैसे हमें टाइम टू टाइम समय हमारे जो जोनल हेड है मनीष टंडन सर, वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कैसे अलर्ट रहना है। अभी हाल ही में हमारी लंका ब्रांच में भी एक बड़ा फ्रॉड हुआ था, जो कि साइबर सेल की ही मदद से हम उसे रोक पाए थे। तो साइबर सेल के कांटेक्ट में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे पास ऐसे केसेस और कस्टमर्स आते हैं, तो कांटेक्ट में रहते हैं। और ट्रेनिंग भी हमें होती है कि हमें किसे इन्फॉर्म करना और किससे बात करनी है और किसकी मदद लेनी है। वाराणसी में सुरक्षा सख्त हुई, डीआईजी की अगुवाई से दाल मंडी चौक क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने व्यापक निरीक्षण और रूट मार्च किया। निरीक्षण के बाद डीआईजी शिवहरी मीणा के नेतृत्व में दालमंडी क्षेत्र में रूट मार्च निकाला गया, जो चौक से दालमंडी होते हुए नई सड़क तक गया। रूट मार्च में एडीसीपी एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा, पीएससी बल और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहे। ये मार्च सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। डीआईजी शिवहरी मीणा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 200 मीटर के दायरे में डॉग स्क्वाड के साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की नमाज को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण भी किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा सके। देखिए, वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत एक और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विभिन्न घाट और विभिन्न जो हमारे धार्मिक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, उन सब पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसका प्रयास हमारा है। इसी के तहत आज काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर और 100 से 200 मीटर के दायरे में एएसटी टीम, बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड के साथ साथ जो लोकल हमारी पुलिस है, डीसीपी साहिबान, उनके साथ में सुरक्षा व्यवस्था, आम जन को बेहतर और अच्छा प्रशासन हम दे सके, उन्हें आश्वस्त कर सके कि पूरी तरीके से वाराणसी पुलिस प्रशासन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कर रहा है। उसी के तहत चेकिंग फिस्टिंग की गई है। साथ ही साथ जुम्मे की नमाज है, उसको लेकर हम लोग भ्रमणशील हैं। बाकी अन्य जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस प्रशासन कर रहा है। कुछ लोग नाराज हैं, मुकदमे हो गए, लोग शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि दालमंडी में जो कार्रवाई हो रही है उसके विषय में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा निरंतर वार्ता करी जा रही है। लोगों को बातचीत के माध्यम से जो उनकी आपत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है। शेष पुलिस के स्तर से
जो भी असामाजिक तत्व है उनके ऊपर नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। सोशल मीडिया पे कैसे नजर रखी जा रही है जो लोग हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे हमारा जो सोशल मीडिया सेल है वो निरंतर नजर रखे है। हमारे विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पे हम लोग नजर बनाए हुए हैं। जो अन्य सर्विलांस के माध्यम है उनके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई किसी तरह की अफवाह न फैला पाए, साथ ही साथ आम जन को सुरक्षा का पाए। गोदौलिया मार्ग बंद करने पर व्यापारियों का विरोध तेज हुआ। दशाश्वमेध व्यापार मंडल की बैठक में आवाज उठाई गई। लक्सा गिरजाघर से गदौलिया तक मार्ग को प्रशासन द्वारा अचानक बंद किए जाने के विरोध में दशाश्वमेध व्यापार मंडल की महत्वपूर्ण बैठक दशाश्वमेध स्थित एक प्रतिष्ठान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सुरेश तुलसियान ने की। व्यापारियों ने एक स्वर में प्रशासन के एक तरफा निर्णय पर नाराजगी जताई और इसे व्यापार तथा जन सुविधा दोनों के लिए गंभीर बताया। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि गदौलिया पूर्वांचल का सबसे पुराना एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र होने के साथ काशी का हृदय स्थल भी है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटक और स्थानीय लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। शादी विवाह के सीजन में बाजारों में रौनक लौट ही रही थी कि अचानक बिना किसी पूर्व सूचना और बिना व्यापारियों को विश्वास में लिए मार्ग पूरी तरह बंद कर दिया गया, जिससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मार्ग बंद करने के साथ किसी वैकल्पिक रूट की व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे काशीवासी, तीर्थयात्री और पर्यटक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ मंदिर, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा और दशाश्वमेध के बाजारों तक कैसे पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि विकास के नाम पर काशी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और नागरिक इस अव्यवस्था से बेहद पीड़ित हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि चूंकि सोनारपुरा और चौक मार्ग पहले से ही काफी हद तक प्रतिबंधित है, इसलिए गदौलिया दशाश्वमेध मार्ग का खुलना बेहद आवश्यक है। आज बैठक किस विषय पर हो रहा है, क्या उद्देश्य है? भैया एक मिनट, अशोक भैया। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले एक आदेश आया, प्रशासनिक आदेश आया कि गदौलिया से लेकर रामापुरा तक जाने वाला जो मुख्य मार्ग है, जो शहर का हृदय स्थल है, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ का पूरा व्यापार बुरी तरह डामाडोल हो गया है। आपको बताएं, यदि आप देखें तो यहाँ किसी दुकान में आपको ग्राहक नहीं दिखाई देंगे। और ये इस समय शादियों का, लगन का बाजार चल रहा है, क्योंकि साल में केवल 1-2 समय ऐसा आता है जब लगन का बाजार चलता है। केवल उसी से लोग आजकल गुजारा अपना कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी समय व्यापार बहुत कमजोर हो गया है। ये बाजार शुरू होते ही इस तरह का निर्णय लेने से यहाँ का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और बैठ करके व्यापारिक प्रतिनिधियों को भी अपने साथ में रखें, उनसे सारी जानकारी लें, क्योंकि यहाँ आने के कोई वैकल्पिक मार्ग दिए नहीं गए हैं और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये उचित नहीं है। मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी जी की सराहना करता हूं कि वो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक ही बात कहते हैं कि हमें इस प्रदेश के अंदर व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापारियों को आगे बढ़ाना है, उनको सुविधाएं देनी है। और इन सब के बावजूद यदि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे पूर्वांचल का इतना बड़ा जो व्यापारिक हब है ये डिस्टर्ब हो जा रहा है, पूरा यहाँ का व्यापार चौपट हो जा रहा है, तो इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा और हम सारे व्यापारी लोग इसका विरोध करेंगे। देखिए, आप लोगों के संज्ञान में है कि गिरजाघर से गदौलिया रास्ते को दोनों तरफ से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र गदौलिया दशाश्वमेध है। काशी की पहचान गदौलिया दशाश्वमेध है। यदि काशी को हेरिटेज कहा जाता है तो वो भी गदौलिया चौक के कारण ही कहा जाता है, क्योंकि काशी में कोई भी यात्री आवे, पर्यटक आवे, तीर्थ यात्री आवे, फॉरेनर आवे, कोई भी पूर्वांचल से, बिहार से व्यापारी आवे, उसको गदौलिया आना है। जो प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया, ये अविवेकपूर्ण आदेश पारित किया गया बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बगैर, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे यहाँ की जो लोकल जनता है और स्थानीय व्यापारी है, सब बहुत बुरी कदर पीड़ित है। जो राष्ट्र व्यापारियों के योगदान से आज निरंतर प्रगति कर रहा है, उनको बाधक बनाया जा रहा है यहाँ के प्रशासन द्वारा। हम यहाँ के लोकल प्रशासन और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय
योगी नाथ जी से ये निवेदन करते हैं कि हमारी पीड़ा को, हमारी भावना को यह समझे कि हम वास्तव में पीड़ित हैं और इसका उपाय अति शीघ्र किया जाए। इसको लेके आपने कहीं या प्रशासन किसी अधिकारी से आप मिले? आज मेरी ये प्रथम बैठक है, टेलीफोनिक वार्ता हम लोगों की एसपी ट्रैफिक महोदय से भी हुई है, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से भी हुई है। हम लोगों ने उन लोगों को ये संज्ञान में बात दिलाया है। माननीय विधायक जी ने हम लोगों को ये आदेश, ये निवेदन किया है कि आप अपनी आवाज प्रशासन तक ले जाएं और वो भी यहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि जो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया। बीएचयू में ओपीडी शुल्क वृद्धि पर एनएसयूआई ने विरोध जताया, कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल में ओपीडी पर्चा शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में एनएसयूआई बीएचयू इकाई ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि पर्चा शुल्क लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले कम दर पर मिलने वाला पर्चा अब बढ़कर 50 कर दिया गया है, जिससे गरीब मध्यम वर्गीय मरीजों और छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। एनएसयूआई ने बताया कि कई सरकारी संस्थानों में ओपीडी पर्चा शुल्क या तो बेहद न्यूनतम है या पूरी तरह माफ है, जबकि बीएचयू में अचानक हुई ये वृद्धि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सीमित कर सकती है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हजारों मरीज पहले ही आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हैं। ऐसे में बढ़ी हुई फीस उनके उपचार में बाधा बन सकती है। छात्र संगठन ने शुल्क वृद्धि की तत्काल समीक्षा, नई शुल्क नीति बनाने, छात्रों व हितधारकों के साथ पब्लिक फोरम मीटिंग, पर्चा बुकलेट की उपयोगिता रिपोर्ट सार्वजनिक करने और भविष्य में किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले सलाह मशवरा करने की मांग की है। एनएसयूआई ने कहा कि बीएचयू का दायित्व है कि वो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए। संगठन ने कुलपति से मुलाकात कर समाधान निकालने की इच्छा भी जताई है। आज जिस तरह से सरसुंदरलाल अस्पताल में जो पर्चे का रेट था वो 30 रुपये से 50 रुपये बढ़ा के कर दिया गया, उसी के खिलाफ हम लोग आए थे वीसी साहब पर्चा ये ज्ञापन देने। तो जो ये 50 रुपये किया गया, बात की जाए तो दिल्ली एम्स में पहले 10 साल से उसका भी जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, देश में जितने भी एम्स और जो भी अच्छे अस्पताल हैं, सबका डेटा उठा करके देखिए कि कौन से एम्स का कितना दाम है। दिल्ली एम्स का 10 रुपये है, दिल्ली पटना एम्स का देख लीजिए, दिल्ली एम्स का देख लीजिए, बेंगलुरु एम्स का देख लीजिए, तमाम एम्स को देख लेंगे और सारे हॉस्पिटलों का डाटा उठा कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि सरसुंदरलाल अभी के समय में सबसे महंगा पर्चा काट रहा है। तो जो जिस तरह से सरसुंदरलाल में आए दिन आपत्तिजनक चीज़ें होती रही है, जैसे आप कुछ दिन पहले देखा होंगे कि बाउंसरों के द्वारा एक लड़के को पीट दिया गया, या ये तो काम रेगुलर हो रहा है। दवाओं की पैसों की उगाही, डुप्लीकेट दवाएं और जांच के नाम पे दूसरी जगह भेजना, ये कॉमन चीज़ें हो गई है। तो इन सब चीज़ों से त्रस्त सरसुंदरलाल अस्पताल में आखिर ऐसी क्या ज़रूरत हो गई कि पैसे उगाही पर्चे के माध्यम से करना पड़ रहा है इन्हें? एक बड़ा प्रश्न बनता है और इसी प्रश्न के साथ हम विश्वविद्यालय के कुलपति के पास आए। क्या फंडिंग की कमी हो गई है कि इन्होंने 30 की जगह 50 कर दिया? अब फंडिंग की कमी हो गई है कि किस तरह से पैसे की उगाही चाहते हैं ये लोग, कि मतलब क्या चाहते हैं कि मरीज की संख्या कम हो जाए, कि मतलब किस तरह की मंशा है। यही मंशा जानने के लिए हम लोग आज कुलपति महोदय के पास आए हैं कि आपके जो आईएमएस के डायरेक्टर हैं उनसे पूछिए कि किस तरह की मानसिक स्थिति उनकी है, या फिर उनकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इसीलिए वो लगातार जो लाल अस्पताल है उसमें लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सरसुंदर हॉस्पिटल में लगातार अराजकता बढ़ रही है और इस पर जो है प्रोफेसर ओम शंकर भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग की सुनवाई होगी? देखिए, ओम शंकर सर लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं, पिछले कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, तमाम तरह की चीज़ें किया, और हम छात्र भी लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, तमाम तरह के माध्यम से। कार्रवाई होना ना होना ये कुलपति के हाथ में है, लेकिन हमारे हाथ में है कि जो अगर गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम सड़क के माध्यम से, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसों के माध्यम से, तमाम जगह पे हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा, सरसुंदरलाल हॉस्पिटल की गड़बड़ियाँ ठीक नहीं होगी, तब तक हम इसका विरोध। ये ज्ञापन जो है विश्वविद्यालय में जो हमारा सरसुंदरलाल अस्पताल है उससे संबंधित था। हमने देखा है कि अस्पताल में लगातार जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, जो सुविधाएं हैं उनको आम मरीजों के लिए कम किया जा रहा है। उसी कड़ी में अभी विश्वविद्यालय ने जो पर्चा रजिस्टर होता है उसकी फ़ीस बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है।
तो हम केवल जो पर्चे की फ़ीस है वो सवाल तो उठा ही रहे हैं, उसके साथ और भी जो अस्पताल से संबंधित सेवाएं हैं, चाहे वो दवाओं का हो या जो जांचें हैं, बहुत जांचें बाहर लिखी जा रही हैं, दवाएं लगातार बाहर लिखी जा रही हैं, तो विश्वविद्यालय के जो अस्पताल का प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है उस सवाल को मुख्यतः उठा रहे हैं। इसके अलावा जो ओपीडी की फ़ीस 50 की गई है उसके खिलाफ हम लोग आज ये ज्ञापन देने यहाँ पे कुलपति जी को आए थे। क्या बोला गया अंदर ज्ञापन आप? कुलपति जी स्वयं नहीं मिले, उन्होंने कहा कि जो उनके ऑफिस का स्टाफ है उन्होंने कहा कि वो बाहर हैं, रजिस्ट्रार भी नहीं मिले, तो ज्ञापन उनके ऑफिस में रिसीव हुआ। अब बात की जाए, आप कह रहे हैं कि 50 रुपये कर दिया गया है, तो पहले जो है 30 रुपये पर्चा था वो 4 पन्ने का था, ठीक है, तो पन्नी भी तो बढ़ा के 28 पन्ने का। देखिए मतलब ये सुनने में बहुत ठीक लगता है, इसके पहले पर्चा 5 रुपये का था, 5 रुपये से कभी 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 50 हुआ। सुनने में ये बात बहुत ठीक लगती है, लोग कहेंगे यार 50 का हो गया, वैधता 1 साल कर दी, पर मैं ये कह रहा हूँ विश्वविद्यालय में एक आम बहुत कमज़ोर परिवारों से मरीज़ आते हैं, उनके लिए 20 रुपये, 5 रुपये और 50 रुपये में बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये बात हम समझते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो भी अस्पताल की सुविधाएं हैं वो कई बार मरीज इसलिए इलाज कराने नहीं जाता कि उसको लगता है कि ये 50 रुपये फ़ीस है। तो हमें ये समझना होगा कि ये अस्पताल किन लोगों को कैटर कर रहा है। मेरे हिसाब से 30 रुपये और 50 रुपये में विश्वविद्यालय के कलेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आ जाएगा। 30 रुपये हो सकता है फ़ीस अगर कलेक्ट हो रही थी और 10 लाख मरीज इस अस्पताल में दिखाते होंगे तो उस हिसाब से लगभग 3 करोड़ रुपये होता है, जो 5 करोड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है इसी बहाने बहुत सारे मरीज इस अस्पताल की सुविधा से छूट रहे हैं, जो इस 50 रुपये होने की वजह से आमतौर पर अस्पताल में दिखाने नहीं आएंगे। तो हमें ये कोशिश करना है कि अस्पताल चूँकि सरकारी अस्पताल है, सरकार इसके लिए फ़ंड कर रही है, तो ऐसा ना हो कि मरीज छूटें। तो विश्वविद्यालय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपको बढ़ाना है, आप पुस्तिका की पेज बढ़ा दीजिए, आप वैधता बढ़ा दीजिए, पर फीस बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और डायरेक्टर सर का कहना है कि जो ये बढ़ाया है हमने, जो ओपीडी में बहुत ज़्यादा लाइनें लग रही थी, इससे लोगों को निजात मिलेगा, और जो बहुत ज़्यादा समय लग रहा था इससे निजात मिल जाएगा। वो 500 रुपये कर दे, कोई अस्पताल में दिखाने नहीं आएगा। 1000 रुपये कर दें, उसके बाद भीड़ ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब भीड़ ख़त्म करना तो किसी सरकारी अस्पताल का मुझे नहीं लगता कोई तरीका हो सकता है। आप अस्पताल को और एक्सपेंड करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे, डॉक्टर्स भर्ती करेंगे, मतलब इसके लिए 1000 चीज़ें होंगी जो भीड़ कम करने के लिए हो सकता है। पर कोई भी सरकारी सुविधा में आप कहोगे कि भाई साहब अस्पताल की फ़ीस अगर 5 रुपये कर देंगे तो मरीज बढ़ जाएंगे, 100 रुपये कर देंगे तो कम हो जाएंगे। ये तो बेसिक मार्केट का यही कॉन्सेप्ट है। ये कोई प्राइवेट बताया कि जो बाहर ये लोग जांच कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ पे स्टूडेंट जो काम भी कर रहे हैं, हमेशा ज्ञापन देते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर सुन नहीं रही है। अगर इस बार नहीं सुनेंगे तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग का अगला कदम यही है कि हम लगातार इस पे विरोध करेंगे। जिस भी स्तर पे हमें लगेगा कि जहाँ भी आवाज़ उठानी चाहिए उठाएंगे, चाहे वो सड़क हो या विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो। पर हमारी मुख्य मांग ये है कि विश्वविद्यालय आम परिवारों, पूर्वांचल, बिहार, इन इलाकों के जो है गरीब परिवारों के लोगों को कैटर करता है, और इस विश्वविद्यालय को उन्हीं लोगों को कैटर करना चाहिए। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 16वां भाषा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में शुक्रवार को 16वां भाषा उत्सव अत्यंत भव्यता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस वार्षिक आयोजन का उद्देश्य छात्रों में भाषाई जागरूकता, साहित्य के प्रति रुचि और वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप भाषाई दक्षता विकसित करना है। विद्यालय का लक्ष्य है कि छात्र भाषा और साहित्य की शक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने ओहायो, यूएस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संदेश में कहा कि भाषा उत्सव विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर नीरजा माधव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कहा कि भाषा का सम्मान और उसका उत्सव मनाया जाना किसी भी शिक्षण संस्था के उच्च शैक्षणिक मूल्यों को दर्शाता है। विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि भाषा उत्सव केवल विद्यालय ही नहीं बल्कि समाज की आवश्यकता है। प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। निर्णायक मंडल में राहुल कुमार, सरोज कुमार पांडे, अभिषेक कुमार गुप्ता और डॉक्टर सत्यप्रकाश शामिल रहे। कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी में लोकगीत, स्किट, भाषण, अंग्रेजी में स्किट, स्पीच, इंग्लिश सॉन्ग, संस्कृत में गीत व भाषण तथा जर्मन भाषा में जर्मन सॉन्ग और फोक डांस सहित अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इनमें कई प्रतिष्ठित विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की सलाहकार जयंती सामंत, हेड मिस्ट्रेस अनुपम श्रीवास्तव, सभी शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
इधर बैठा और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त, लेकिन हिंदी साहित्य रचना में इनका अपना कोई जोर नहीं है। और आज हम लोगों ने मैडम का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का है कि कुछ कृतियों को हम लोगों ने कोलाज के माध्यम से यहाँ पर अपने बच्चों को दिखाया है और अभिभावकों को भी यह किस प्रकार की हस्ती हैं जिनका यहाँ होना आज इस भाषा उत्सव में बहुत ही प्रासंगिक है, जो यहाँ पर अपने होने से ही हमारे जैसे तमाम लोग भाषा प्रेमियों को, जो भाषा के शिक्षक हैं, उनके लिए आपका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर जब आप मैडम को सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यह ज्ञान जो इनके पास है वो हम बनारसवासियों के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रेरणा हमेशा लिखने, पढ़ने, सुनने, सीखने की देता रहेगा। मैं विभिन्न प्रकार जो भी इस प्रकार के मंच हैं, मैं मैडम को और भी सुना हूँ, मैंने देखा भी है कि अपनी जो भी कुछ इस तरह की क्या इनकी रचनाएं हैं, पढ़ा भी है, उनको सुना भी है। सबसे पहले तो इस इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के पूरे प्रांगण को और इसके मेंटेनेंस के लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ कि जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सारी सुविधाएं हैं। और दूसरा मुझे बहुत सुखद लगा कि बहुत सारे विद्यालयों में मेरा जाना होता है, लेकिन कहीं पर भी मैंने भाषा उत्सव नहीं देखा है। हिंदी उत्सव हो सकता है और भी कोई उत्सव हो सकता है, आजकल लिट फेस्ट वगैरह बहुत चल रहा है, कुछ स्कूल उसके आयोजन प्रयोजन में लगे हुए हैं, लेकिन भाषा उत्सव जैसे शब्द के साथ बच्चों को जोड़ना, और केवल अपने विद्यालय के बच्चों को ही नहीं जोड़ना बल्कि पूरे प्रांत के या दूसरे स्कूलों के बच्चों को भी प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास है अपनी भाषा की रक्षा के लिए और दूसरी भाषाओं के ज्ञान के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखा संतोष तिवारी जी जो प्रिंसिपल हैं, और संध्या मिश्रा जी हैं, जयंती जी हैं, अनुपम श्रीवास्तव हैं, इन लोगों के आग्रह पर जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि केवल हिंदी भाषा का उत्सव नहीं है, ये अंग्रेजी का भी है, ये जर्मन का भी है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो प्राचीनतम भाषा है, हमारे वेदों की जो भाषा है, संस्कृत के बारे में भी यहाँ पर इस उत्सव में हमने देखा। तो संस्कृत को मान लीजिए कि वो तो माँ है सारी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की, और हिंदी की तो मातृ संस्था वो है ही है संस्कृत। संस्कृत से हम शब्दों को लेते हैं हिंदी में, और फिर हिंदी अपना स्वरूप एक बनाती है। तो इस तरह से जो बच्चों में ये भाषा का संस्कार डाला जा रहा है, ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना साबित हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाषा एक संस्कार है।
किसी भी भाषा का महत्व इस बात में निहित नहीं होता कि उस भाषा में इतना साहित्य लिखा गया या इतने बोलने वाले लोग हैं या इसमें इतनी शब्द संपदा है, बल्कि उस भाषा को बोलने वालों की उस भाषा में निष्ठा कितनी है, ये संस्कार होता है। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसके साथ हमारी निष्ठा जुड़ जाती है और स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज, ये तीन ही तो हमारे आधार थे। आज़ादी के समय भी हम लोगों ने स्वराज पा लिया, हम विदेशी शासन से मुक्त हो गए, लेकिन कहीं न कहीं अभी स्वभाषा का प्रश्न, द्वंद्व का प्रश्न बना हुआ है। हिंदी का प्रश्न कहीं न कहीं प्रश्नवाचक घेरे में है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा, उसके लिए हम सबको संकल्पित होना होगा, तब हम भाषा और विशेष रूप से अपनी जो राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसको हम उसका उचित स्थान दिला पाए। विजयनगरम मार्केट में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाकर जुर्माना वसूला। नगर निगम वाराणसी द्वारा विजयनगरम मार्केट में वृहद अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के निर्देश पर यह कार्रवाई सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव के नेतृत्व में की गई। कई दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि मार्केट में दुकानदारों और ठेला खोमचा लगाने वालों द्वारा सड़क पर कब्जा कर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों और राहगीरों को बाहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतों के बाद नगर निगम टीम ने स्थल का निरीक्षण किया, जिसने अतिक्रमण की पुष्टि हुई। अभियान के दौरान टीम ने कई अवैध दुकानों को हटाया और सड़क पर कब्जा किए गए ढांचों को तोड़कर साफ कराया। इसके साथ ही लगभग 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया और अतिक्रमणकारियों से कुल 14,900 का जुर्माना वसूला गया। नगर आयुक्त हिमांशु पाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे शहर में नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाए, ताकि यातायात सुचारू रहे और शहर की स्वच्छता व व्यवस्था बनाए रखी जा सके। हाँ, विजयनगरम और न्यू विजयनगरम मार्केट का निरीक्षण किया गया है। विजयनगरम में ये लोग एफिडेविट दिए थे 15 दिन में हम तोड़ लेंगे, लेकिन ये लोग तोड़े नहीं है। इसीलिए हिदायत दी गई कि सोमवार तक ये लोग खुद तोड़ लें, और अगर नहीं तोड़ते तो मंगलवार को पुनः जो तालाबंदी की जाएगी, सीजिंग की कार्रवाई की जाएगी और फिर नगर निगम द्वारा तोड़वाया जाएगा। कई बार आपने बोल दिया, उसके बाद आपकी बात नहीं मान रहे हैं लोग। हाँ, इनको लिखा पढ़ी भी नोटिस दी जा चुकी है और हिदायत दी जा चुकी है। इसीलिए आज जो है अलाउंस कराते हुए पुनः इनको एक बार सूचित किया गया और अंतिम मौका दिया गया है कि सोमवार तक ये स्वयं इसको हटवा लें। 18 दुकानें जो विजयनगरम में है और 34 दुकानें जो है न्यू विजयनगरम में है। रोड पे ठेला गुंडे जो है अतिक्रमण किए वही हटवाया जा रहा है। रोड पे जो ठेला गुंडी रखकर कब्जा किए हुए खाली कराया जा रहा है। लोगों को होटलों को भी नोटिस दिया गया है, समझाया गया होटलों को भी। हाँ, क्या रोड पे जो अतिक्रमण किए अपना का कब्जा हटा लें। कितनी चलान हुई है? चलाने कितनी हुई है? अभी देखते हैं कितनी चलान हुई है। और जो दुकान के आगे दुकान लगवा रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? दुकान के आगे दुकान लगवा रहे हैं उनके क्या कार्रवाई करेंगे? उनको चेतावनी दे दिया गया कि भविष्य ऐसा न करें, नहीं अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? दोस्ती होगी या? अब देखते हैं, उच्च अधिकारी ऐसा निर्णय लेंगे। काशी विद्यापीठ में छात्रों ने रिजल्ट व मेज सुविधा को लेकर विरोध जताया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। छात्र विभिन्न अकादमिक और व्यवस्थागत समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल छात्र नेताओं ने मीडिया से बातचीत में कई गंभीर मुद्दे उठाए। छात्र नेता ने बताया कि 2 महीने पहले विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्रावास में मेस की सुविधा चालू की जाए, ताकि छात्रों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। लेकिन राज्यपाल के निर्देशों के बावजूद अब तक किसी भी छात्रावास में मेस की सुविधा नहीं शुरू की गई है।
छात्र नेता ने आरोप लगाया कि वाइस चांसलर से मिलने पर सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रों की मुख्य मांग रिजल्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर है। उनका कहना है कि वे 5वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरे सेमेस्टर का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही कई छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में उपस्थित होने के बावजूद उनके रिजल्ट में उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है। कुछ छात्राओं ने भी ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों के अनुसार ये विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि वे शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात करने नहीं पहुंचा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मांगे ये भैया मेरी कि देखिए हम लोग छात्रों के हित में हमेशा से ऐसे बैठते आए हैं, हमेशा छात्रों के हित के लिए काम करते आए हैं। ये विश्वविद्यालय है, इसकी पूरी प्रशासन, इसकी पूरी प्रक्रिया निकम्मी हो चुकी है पूरी तरीके से। छात्रों का रिजल्ट आ रहा है, जो छात्र विश्वविद्यालय में प्रेजेंट है, छात्र बैठा है एग्जाम देने में, रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में उसका एब्सेंट निकल रहा है। कोई छात्र 50 में से 51 नंबर पा रहा है, कोई 50 में से 10 नंबर पा रहा है, जबकि वो बोल रहा है कि भैया मैंने 25 पन्ना लिख के दिया है। उसका कॉपी हम लोग खोल के देख रहे हैं और कोई 50 में से 51 पा जा रहा है। कोई यहाँ पे नियम नहीं है, कोई मतलब कि कोई गाइडेंस नहीं है, कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आप एक आदमी जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे बात करेंगे, वो दूसरे अधिकारी के ऊपर थोप देगा कि सर उनसे बात कर लीजिए, मेरे अथॉरिटी में नहीं है। मतलब ये कहाँ का, मतलब हर काम एक मतलब एक चीटी भी रहेंगी ना, तो उसके लिए इनको जगाना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या आपकी? मुख्य मांगे हमारी ये है कि BA, BSc, BCom अन्य भी जितने कोर्सेज हैं, बच्चे 5th सेमेस्टर तक आ चुके हैं, लेकिन उनका 2nd सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। आप इस बात को सोचिए, चर्चा करने वाली बात है। दूसरी मांग हमारी ये है कि फर्स्ट ईयर में जब बच्चे थे तो टैबलेट वितरण सरकार के द्वारा कराई जा रही है, तो टैबलेट वितरण में बच्चों का जन्म तिथि गलत था। फर्स्ट ईयर में थे, 3rd ईयर में आ गए, बच्चों को टैबलेट मिलने जा रहा है, अभी तक उनका इन लोगों ने संशोधन नहीं किया जन्म तिथि। जिसका जन्म तिथि संशोधन नहीं रहेगा उसे टैबलेट मिल नहीं पाएगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि अभी तक राज्यपाल जी आई थी, राज्यपाल महोदया ने 2 महीने पहले अभी अपना यहाँ ने उन्होंने बोला यहाँ के दीक्षांत में कि अब हॉस्टल का नियम है, हॉस्टल में मेस चलना चाहिए। 2 महीने हो गया, 2 महीने से लोग क्यों लेटर लिख रहे हैं, लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ एक भी कदम आगे बढ़ाया नहीं उसके लिए। अब राज्यपाल महोदया की बातों को इन लोग उनका बात का हनन कर रहे हैं, उनका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। भाई उन्होंने तो बोल के गया, कोई क्या करेगा भाई? आप जाएंगे उनके पास, वो अथॉरिटी देंगी, वो जो होगा वो सहयोग करेंगे। आप कुछ करेंगे, मैं कुछ करने जाऊँगा तो मैं पहला कदम उठाऊँगा तब ना लोग मेरा सहयोग करेंगे। हम चाहते हैं जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, कोई अधिकारी जो जिम्मेदारी ले इस बात की, जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम बस चाहते हैं कोई अधिकारी आए जो जिम्मेदारी लेके हमसे बात करे। बिजली बिल राहत योजना 2025 व 26 शुरू हुआ। वाराणसी के लिए लाखों उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पावर कारपोरेशन द्वारा शुरू की जा रही बिजली बिल राहत योजना 2025-26 का लाभ वाराणसी जिले के लगभग 2,60,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। ये योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में लागू रहेगी। योजना के तहत नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड श्रेणी के घरेलू तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज के साथ साथ 25% तक मूल राशि में भी छूट प्रदान करने का अवसर दिया गया है। पहली बार उपभोक्ताओं को मूलधन में ये विशेष छूट दी जा रही है। एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को पहले चरण में 25%, दूसरे में 20% और तीसरे चरण में 15% की छूट मिलेगी। वहीं जो उपभोक्ता तुरंत पूरी राशि जमा नहीं कर सकते, वे 500 रुपए या 750 रुपए की मासिक किश्त जमा करके भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी से संबंधित 10,602 मामलों में अंतिम निर्धारण राशि जमा करने पर 50% तक की छूट भी उपलब्ध होगी। मुख्य अभियंता वितरण राकेश कुमार के अनुसार जिले में घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के कुल 2,60,000 उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उपभोक्ता अपने नजदीकी खंड उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जन सेवा केंद्र, फिनटेक एजेंसी, विद्युत सखी, मीटर रीडर, UPPCL, कंज्यूमर ऐप तथा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। विद्युत बिल राहत योजना है, इसमें घरेलू श्रेणी के 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के और कॉमर्शियल के 1 किलोवाट के 2 प्रकार के उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। एक वो जिन्होंने 31 मार्च
2025 या उससे पहले कनेक्शन लिया है और आज तक कभी बिल जमा नहीं किया, जो नेवर पेड कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले कभी बिल जमा किया लेकिन उसके बाद में नहीं जमा किया, वो लॉन्ग अनपेड कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। उनको भी ब्याज पर 7% छूट मिल रही है 31 मार्च 2025 तक के ब्याज पर। वह पहली बार मूलधन में भी 25% छूट मिल रही है यदि प्रथम चरण में वह रजिस्ट्रेशन कराते हैं 2000 रुपये जमा करके। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग विद्युत चोरी अधिनियम के अंतर्गत जिन पर कार्रवाई हुई है उन पे भी राजस्व निर्धारण में 50%, जिसका अंतिम राजस्व निर्धारण हो गया है, उनको 50% निर्धारण की छूट दी जा रही है। वो पहले महीने मतलब 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में जो प्रथम चरण चलेगा उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनको 50% की छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में जो 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा उसमें 45% की छूट मिलेगी। और तृतीय चरण में जो 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा उसमें 40% की छूट राजस्व निर्धारण में मिलेगी। उनको राजस्व निर्धारण प्लस जो छूट के बाद मिलेगा वो राजस्व निर्धारण की राशि और जो समन शुल्क की धनराशि है वो जमा करना पड़ेगा। जब वो जमा कर देंगे तो यहाँ से एपीटी थाने के थ्रू कोर्ट में सबमिट हो जाएगा डिटेल और उनका मुकदमा वापस हो जाएगा। सर, कितने ऐसे हैं जो अभी बताया है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं अभी तक? जो लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड 2 कैटेगरी में हमारे यहाँ पर ऐसे कंज्यूमर्स को सुविधा दी जा रही है। तो जो लॉन्ग अनपेड कंज्यूमर हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट के या एक घरेलू या 1 किलोवाट कॉमर्शियल के, चाहे शहर के हों देहात को, वाराणसी जनपद में उनकी संख्या 1,92,880 है। इन पर टोटल मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर के 774 करोड़ रुपया लगभग बकाया है। और जो नेवर पेड कंज्यूमर्स की श्रेणी में हैं वो टोटल वाराणसी जनपद में 63,978 कंज्यूमर हैं जिनको छूट दी जानी है। इन पर भी लगभग 863 करोड़ रुपया मूलधन प्लस ब्याज मिला करके इतना बकाया है। 863 जमा 774 1637 करोड़ बकाया धनराशि है। सारनाथ में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था का एसीपी ने लिया जायजा। एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने सारनाथ पर्यटक थाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालखाना रजिस्टर सहित अन्य जरूरी अभिलेखों की गहन जांच की। एसीपी ने बताया कि अधिकांश व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई, हालांकि कुछ छोटी कमियों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द सुधार के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एसीपी विदुष सक्सेना ने कहा कि सारनाथ एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है जहां बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक रोजाना आते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पर्यटक थाना सदैव पर्यटकों की मदद के लिए तैयार रहता है। किसी भी समस्या या शिकायत की स्थिति में आने वाले पर्यटकों को पुलिसकर्मी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जी देखिए, डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय के द्वारा और सीपी सर के निर्देशानुसार सभी थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, मुआयना किया जा रहा है। ये हमारी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के क्रम में आज पर्यटक थाने का मुआयना किया गया है। यहाँ पे विभिन्न पैरामीटर्स पे इस पे मुआयना किया गया, जिसमें रख रखाव, साफ सफाई, अभिलेखों का रख रखाव, कक्षों का स्थिति और यहाँ पे कर्मियों की उपस्थिति, कर्मियों के अलर्टनेस, कर्मियों के द्वारा किए गए काम की समीक्षा तथा जो इक्विपमेंट दिए गए हैं, जो भी मालखाने में चीजें हैं उनका रख रखाव आदि इत्यादि जैसी चीजों के ऊपर निरीक्षण किया गया। यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी पाई गई है और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे। और जो इनको बैलेंसिंग स्कूटर्स दिया गया है उसके में निर्देश दिया गया है कि उसको ठीक करा के पुनः इसको जो है एक्टिव कराया जाए और उसके माध्यम से पेट्रोलिंग कराई जाए। वाराणसी में दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस काशीकान 2025 का आयोजन किया गया।
वाराणसी में 22 और 23 नवंबर को काशीकॉन 2025 नाम का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिहैब एक्सपर्ट बुजुर्गों की हेल्थ और असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे। पहले दिन VR यानी वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, जेरियाट्रिक, फिजियोथेरेपी और AI आधारित रिहैब मॉडल पर सेशन होंगे। दूसरे दिन बायोनिक हैंड, पार्किंसन केयर, महिला स्वास्थ्य और पेल्विक फेल्योर थेरेपी पर विशेष व्याख्यान दिए जाएंगे। इसके साथ NCAHP एक्ट पर पैनल चर्चा और पोस्टर प्रेजेंटेशन भी होंगे। सम्मेलन का मकसद बुजुर्गों की हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग बढ़ाना है। प्रेस वार्ता रखी गई है। कल की तारीख पे एक संगोष्ठी, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, और ये काशीकॉन के नाम से है, काशीकॉन 2025। ये KN उडुप्पा हॉल में हो रहा है, हाँ, BHU के अंदर, हाँ, जिसको आप बोलते हैं कि ये सर्व विद्या की राजधानी, हाँ, तो उसी में हम लोग इसको आयोजित करने जा रहे हैं। और ये गोष्ठी 2 रोज़ की है, 22 को और 23 को। इसमें देश विदेश काफ़ी जगह से लोग आ रहे हैं, हाँ, WHO से लोग आ रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लोग आ रहे हैं, ICRC से लोग आ रहे हैं, क्रिएट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके मैसेजेस वगैरह हैं, हाँ। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, हर जगह से, चारों तरफ से लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। द टॉपिक इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग एजिंग, मतलब कि बुढ़ापे में लोगों को किस तरीके से असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे आपने चश्मा पहन रखा है, चश्मा क्या है, ये असिस्ट कर रहा है आपको, आपके विजन को अच्छा कर रहा है, आप उससे देख पा रहे हैं। जैसे मेरा दांत टूट गया, दांत टूटना, दांत का फिर लेकर के विस्थापित होना, हाँ, दैट इज़ असिस्ट। नया दांत जो डेंचर लगाते हैं, उसी तरीके कान हो गया, कान के अंदर अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो श्रवण यंत्र आता है, उसको लेकर करते हैं। तो दिस ऑल इज़ गोइंग टू बी कवर्ड अप अंडर वन रूफ, जो WHO ने अभी इसको लगभग 8-9 साल पहले लेके इसको चालू किया है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें सभी तरह के विभाग, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल, और न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, सभी डिपार्टमेंट्स को मिल करके इसके अंदर क्लब अप किया गया है, एंड दे आर ऑल अंडर वन एम्ब्रेला। सो इट इज़ स्टिल कैचिंग शेप। हाँ, वो अपना प्रारूप लेकर के आने वाले दिनों में ज़रूर लेगा। तो इसको आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अवेयरनेस कैंप है, हाँ, कि लोगों को इसके बारे में जागृत कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोग ने सुना होगा कि मोदी साहब आए, इतने विकलांगों को इतने ट्राईसाइकिल बांटे, हाँ, कान के बहरे लोग हैं, 4 लोग को कॉक्लियर इम्प्लांट दे दिया, हाँ, अंधों को लेकर स्मार्ट केन दे दिया। इज़ दैट इनफ? हाउ अबाउट द एजिंग पॉपुलेशन? आज की तारीख पे जो एजिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is around 24%. It's a big number, and by the end of 2030 this number is going to be around 36%. हाँ, तो ये वृद्धों के लिए बेसिकली जेरियाट्रिक पेशेंट जो बुजुर्ग हो जाते हैं, अब बुजुर्ग हो जाने के बाद वो आदमी बेचारा एक तो घर से लेके मार खाता है, घर से अलग थलग होता है, हाँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जाता है, उसकी मदद करने वाले लोग नहीं होते, उससे बात करने वाले लोग नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए WHO ने ये डिज़ाइन किया कि हम लोग कुछ ऐसा करें इन लोगों के लिए हु आर नॉट हैंडीकैप्ड, दे हैव बीन मेड हैंडीकैप्ड, दे आर नॉट हैंडीकैप्ड, हाँ, दे आर डिफरेंटली एबल्ड, हाँ, जैसे इन्होंने बताया लिखे कि डिफरेंटली एबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड। हाँ, सिमिलरली द एजिंग पॉपुलेशन जो इतने तेज़ी से रोज़ बदल रहा है, हाँ, और रोज़ बढ़ता जा रहा है, तो उसके अंदर इनके ऊपर विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे वृद्ध आदमी है, उसको आँख के चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके दांत टूट गए हैं, डेंचर की ज़रूरत पड़ेगी, कान से ऊंचा सुनाई देता है मेजॉरिटी ऑफ देम, हाँ, उसके लिए क्या करना है, घुटने दर्द कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट वन पेशेंट विथ 5 एलिमेंट्स, 5 तरह का प्रॉब्लम है उसको, तो वो 5 तरह के प्रॉब्लम्स को एक सोल्यूशन अंडर असिस्टिव टेक्नोलॉजी आ जाइए और लेकर के अपना सब समाधान लेकर। और आइए एक नजर फिर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिजिटल अरेस्ट का झांसा हुआ फेल, बैंक और साइबर पुलिस की सतर्कता से बड़ी रकम बची।
वाराणसी में सुरक्षा हुई सख्त, डीआईजी की अगुवाई में दाल मंडी चौक क्षेत्र का हुआ निरीक्षण। गुदौलिया मार्ग बंद करने पर व्यापारियों का विरोध हुआ तेज, दशाश्वमेध व्यापार मंडल की बैठक में उठाई गई आवाज। और बीएचयू में ओपीडी शुल्क वृद्धि पर एनएसयूआई ने जताया विरोध, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे हमारे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।